ध्यान दो, ठीक है। मैंने क्या किया है, मैंने आपके लिए 4 पेपर निकाला है, ठीक है। 4 पेपर मेरे पास में है। एक है अक्टूबर 19 का, एक है मार्च 20 का, फिर अक्टूबर 22 का है, अक्टूबर 23 का है। आपके पास अगर और इसके अलावा कोई पेपर का अरेंज होता है तो जस्ट सेंड मी, तो मैं वो भी कवर करा दूंगा। मेरे पास में ये पड़े हुए थे तो मैंने निकाल लिया। इसमें 4 पेपर देखो कौन से है ये कंटेंट। आपको जितने भी क्वेश्चंस है इसमें देखो, आपको समझना चाहिए पेपर का कंटेंट कैसा होता है। एक पेपर देख लोगे तो अंदाजा आ जाएगा। मैकेनिक्स के पेपर में आप लोगों को 2 क्वेश्चन करने पड़ते हैं, 15-15 मार्क के आते हैं। एक यूनिट 1 का आएगा और एक यूनिट 2 का आएगा, ठीक है। 4 क्वेश्चन रहेंगे। इंजीनियरिंग का आपको भी आदत है कि कैसे पेपर सेट किया जाता है, ठीक है। भेज के रख दो, वो भी ले लूंगा मैं। ओके, वो भी ले लूंगा। तो उसको एक पूरे पेपर को एक साथ ले लूंगा, ये चारों करने के बाद में वैसा कर लेंगे, ठीक है। तो अभी कैसे करने वाले हैं, देखो पेपर का सेशन क्या है। पेपर में एक अच्छी बात यह है कि सब कुछ कवर करने की कोशिश किया, जो सिलेबस है ना। सारे पेपर देख लोगे तो यू विल रियलाइज कि ओके, पूरा सिलेबस का वेरिएशन उन्होंने ट्राई किया है। और मैं क्या करूंगा, मैं ऑप्शन के साथ सॉल्व करवा दूंगा, मतलब विद ऑप्शन। इससे क्या हो जाएगा, खाली अगर आप 5 पेपर भी कर लोगे तो 25+ भी स्कोर कर सकते हो, ओके, अगर सब कुछ सही करते हो तो। अब आपको करना क्या है मेरे साथ में, ये जो पेपर्स हैं, ओके, टच टच, ओके, ठीक है। ये जो पेपर्स हैं ये, ठीक है, ऐसे यूज करना पड़ेगा। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड बच्चों। मेरे को ना आपसे ये सारे पेपर करवाना है। और ये पेपर अगर आपको करना है तो देखो, एक तो है ये 19 का, एक है, ये बाहर आ गया। मर्ज हो जा भाई, मैं ओपन कर देता फिर से। 20 का था, ठीक है, ठीक है, हो गया। 19, 20, 22, 23, ओके। 4 पेपर है और एक अभी आपने मुझे भेजा है 24 का पेपर। उसमें मैंने सारे क्वेश्चन जब भी देखे तो उन्होंने सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू ऑलमोस्ट, अगर सब पेपर सारे ऑप्शन के साथ कर लो तो पूरा सिलेबस ही कवर कर लिया। मतलब ये अगर कर लो तो मुझे लगता नहीं आपको कुछ और करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ सॉल्व नहीं कराता हूँ। अगर आपको कोई डाउट रहा, कोई कंसेप्ट उसके आसपास भी अगर कोई चीज की जरूरत पड़ी तो वो भी समझाता चला जाऊंगा। समझ लेना काफी नहीं है, ओके। आपको मेरे सेशन के बाद में हर क्वेश्चन, ठीक है, अगर जेन्युइनली मार्क्स लाने चाहते हो, अभी तक आपने क्या अप्रोच रखा है, दैट इज ऑल लाइक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने कैसे रखा है। लेकिन यहां से भी अगर आप पूरे मार्क्स लाना चाहते हो तो क्या करो, सेशन के बाद में अभी समझने का सेक्शन रखना, हर क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन में क्या बारीकियां हैं, चाहिए तो साथ में स्क्रिबल करना, कैलसी तो जरूर साथ में रखना, ठीक है। उसके बाद में सेशन होने के बाद में हर क्वेश्चन जो आपके पास में है ये आपके पास में आ जाएगा, ओके। आपको मैं वीडियो दे दूंगा। आप क्या करना, हर क्वेश्चन जो है सॉल्यूशन स्टार्ट होने से पहले आपको सोचना है, मेरे सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले आपको सोचना है कि सॉल्व कैसे करना है। फिर आप स्क्रिबल करो, आप देखो कि आपको सब कुछ याद है क्या। पूरा एग्जैक्ट लिखने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आपको सारे स्टेप्स याद है, आप पूरा सॉल्व कर पा रहे हैं तो क्रॉस चेक करते चले जाओ। इसी समय क्या होगा, समझ के भी हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। फिर एग्जाम के जस्ट पहले एक ही पेपर खाली बचा रहेगा, जो मैंने आपको बोला 24 वाला। ये 4 पेपर हम लोग कर लेंगे। 4 पेपर देखो एक सेशन में नहीं हो पाएगा, विद ऑप्शन अगर करना है तो। 4 पेपर में क्वेश्चंस कितने होते हैं, अगर मैं आपको क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू समझाऊं तो फिर ये देखो, अगर आप समझो तो आपके पेपर में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, देन क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे हैं जिसमें आपको एग्जाम में इन दोनों के बीच में कोई तो सॉल्व करना पड़ता है, करेक्ट। इनमें से आपको सॉल्व करना पड़ता है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 पे पहले 2 लेक्चर लूंगा, चारों पेपर के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 पे सेशन लूंगा। मेरे साथ करना। आज के सेशन शायद कल स्लो हो जाएंगे, कल के सेशन थोड़े फास्ट हो जाएंगे, ठीक है।
कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन हमारा कोशिश क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 दो पेपर का आज, दो पेपर का कल ले लेंगे। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 दो पेपर का, एंड उसके बाद में दो पेपर का, ऐसे 4 सेशन लेंगे, 4 सेशन लेंगे इन सभी का। एंड देन एक पूरा सेशन जो है डेडिकेट करेंगे 24 के मतलब पेपर का, जो हमारे इस बार का इनसेम आया था उसके पेपर का। ठीक है, मेन वाला अगर आपके पास में और भी कोई पेपर मिलता है यहाँ वहां से तो वो भी भेज देना, उसको भी हम डिस्कस जरूर कर लेंगे। तो इतना करोगे इजीली सब हो जाएगा, लेकिन समझना काफी नहीं है, याद रखना मैथमेटिकल गलतियां बहुत है। तुम तुम्हारा खुद का पेपर देखो, तुमको कुछ चीजें समझी रहती है तो भी तुम कैलकुलेशन में गलती करते हो, एक ही प्रॉब्लम है, प्रैक्टिस नहीं है। कैल्सी का प्रैक्टिस नहीं है, कैल्सी का प्रैक्टिस नहीं है, कितना भी समझ लो कोई मार्क्स नहीं मिलने वाला, क्योंकि मैकेनिक्स को स्टेप मार्किंग नहीं है। मैकेनिक्स में आपको सब कुछ लास्ट तक सही करना पड़ता है, स्टेप को कोई मार्क्स नहीं है, गिवन को कोई मार्क्स नहीं है, डायग्राम एफबीडी को कोई मार्क्स नहीं है। उसमें मार्क्स देने के लिए नहीं, काटने के लिए देखा जाता है। सब कुछ करेक्ट है और टीचर को लगता है कि इसके मार्क्स काटने चाहिए, तो वो बाकी सब कुछ देखेगा, उसको देख के मार्क्स काटेगा। लेकिन देने के लिए पहले लास्ट का आंसर चेक करेगा, लास्ट का आंसर करेक्ट है मार्क्स दे देगा, नहीं तो फिर भूल जाओ। ओके, तो ये आपको इस तरह से करना है। आपको जो यूनिट 1 है, यूनिट 1 इज ऑल अबाउट बेसिक्स, इंट्रोडक्शन, रिजल्टेंट, मोमेंट, कपल, ट्रांसमिसिबिलिटी, ये सारे कंसेप्ट आते हैं इसमें, लॉ ऑफ पैराग्राम, ट्रायंगल लॉ, ये सब कुछ इसमें रहेगा। मैं क्या करूंगा, मैं आपको थ्योरी के साथ साथ समझाते समझाते क्वेश्चन लूंगा, जिससे आपका थ्योरी भी फास्ट रिवाइज हो जाएगा, जहां डेरिवेशन लगेगा वो डेरिवेशन भी कराता चलूंगा। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रैटेजी है फिलहाल, जिसको हम फॉलो करने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको पेपर दिखाना है, एक बार पेपर देख लो, एक बार सारा पेपर देखो, 4 पेपर है, 4 पेपर में 19 का अगर पेपर देखोगे, ओके ध्यान से देखो, चारों पेपर देख के एनालाइज करो कि पेपर आता कैसे है। इफ यू सी केयरफुली देन क्वेश्चन नंबर 1 में देखो एक निकालना है क्या, आपको रिजल्टेंट निकालने के लिए बोला। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में रिजल्टेंट दिया है और उसके कंपोनेंट दिए हैं। ठीक है, आपको कंपोनेंट्स एंगल्स निकालने हैं। फिर उसके बाद में बोला है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, तो आपको लॉ ऑफ पैरेललोग्राम बताना है विद स्केच, 5 मार्क के लिए आया। देखो 5 6 4 और 5 15 मार्क का ये हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में रिजल्टेंट पूछा हुआ है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एंगल अल्फा निकालने के लिए बोला गया है रिजल्टेंट के लॉजिक से। फिर बोला है कपल क्या है बताओ, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का आज हम लोग काम नहीं करने वाले। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पेपर 20 का देख लो। अगर आप 20 का पेपर देखोगे, ओके पहला क्वेश्चन देखो, अगेन रिजल्टेंट बेस्ड है, दूसरा वेरिग्नॉन थ्योरम बेस्ड है, फिर वेरिग्नॉन थ्योरम क्या है समझाना है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी क्या है बताना है। ओके देन ये बोल्ट का अगेन रिजल्टेंट बेस्ड क्वेश्चन हो गया। ओके मोमेंट निकालने के लिए बोल दिया गया है, मोमेंट क्या होता है, कपल क्या होता है बताना है। ऑप्शन के साथ में 22 का पेपर देख लिया हमने। ये हमारा आज के दो पेपर के बारे में। मैं दिखा देता हूं एक बार 22 के पेपर कैसे थे। ओके व्हेन वी टॉक अबाउट पेपर ऑफ 22, तो 22 के पेपर में भी अगेन क्वेश्चन रिपीट हो गया। देखो ये क्वेश्चन तो रिपीट ही हो गया, हमने देखा एक पेपर में, और ये भी रिजल्टेंट बेस्ड क्वेश्चन है। उसके बाद में अगेन रिजल्टेंट बेस्ड क्वेश्चन, फिर ये वेरिग्नॉन बेस्ड क्वेश्चन है, फिर डिटरमाइन मैग्नेटिक डायरेक्शन पोजीशन रिजल्टेंट फोर्स गिवन। अगेन ये क्वेश्चन बड़े बड़े दो दे दिए इन्होंने, मतलब दो ही क्वेश्चन में यूनिट टपका दिया। ये देखो ये 8 मार्क के लिए हो गया और ये 7 मार्क के लिए हो गया, तो 15 मार्क के दो क्वेश्चन हो गए। ठीक है, थ्योरी क्वेश्चन नहीं आया था देखो 22 में, इसमें आपको थ्योरी दिखे थे 19-20 में, इसमें थ्योरी क्वेश्चन नहीं दिखा है। ठीक है, देख लो चाहिए तो थ्योरी क्वेश्चन नहीं है, न्यूमेरिकल ही बड़े बड़े हैं, दो बड़े बड़े न्यूमेरिकल। इस साल अगर ऐसा आ जाएगा तो समझ लेना थ्योरी के भरोसे नहीं रह सकते आप। ठीक है, देन नेक्स्ट पेपर 23 का अगर देख लो, तो ये क्वेश्चन 3 बार दिख गया मुझे, ये क्वेश्चन मुझे 3 बार दिख गया, इसी तरह का रिपीट हो रहा है ऑलमोस्ट। ये क्वेश्चन भी दूसरी बार दिख रहा है। हाँ इधर एक्सप्लेन लॉ ऑफ पैराग्राम, ये क्वेश्चन दूसरी बार रिपीट हो गया, ये को न्यूमेरिकल रिपीट हो गया 23 में। ठीक है, और कपल क्या है, ये थ्योरी रिपीट हो गया। तो आपने देखा मैंने आपके सामने क्वेश्चन पेपर रखा, तो क्वेश्चन पेपर देख के पढ़ाई करो। अभी मैं ये चारों के चारों पेपर आपको भेज दूंगा, ठीक है, ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा। आप चारों पेपर को प्रिंट निकालो तो अच्छी बात है, पीडीएफ अगर एक्सेस कर दो उसमें से अगर आपको समझ आया तो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करो, पेपर के कोई क्वेश्चन छोड़ना मत विथ ऑप्शन, बाकी तुमने क्या पढ़ा है मैटर नहीं करेगा, भरोसा रखो, इतना ही खाली करो। कोई क्वेश्चन ऑप्शन के साथ मत छोड़ो, जो 24 का पेपर है वो भी ऑप्शन के साथ मत छोड़ो। ये 5 पेपर कर लो, एंड देन अगर कोई और क्वेश्चन पेपर मिलता है तो मुझे बताओ, आपको हेल्प कर दूं, कोई डाउट रहा तो। लेकिन आपको दिखेगा कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, और क्वेश्चन रिपीट होते हुए इन क्वेश्चन के वैल्यूज, या क्वेश्चन भले रिपीट ना हो जाए, इतने क्वेश्चन में आपके कंसेप्ट इतने क्लियर हो जाएंगे
कि अगर थोड़ा बहुत डेटा वेरी हुआ तो भी आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलो तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेट्स स्टार्ट विद 19 का पेपर। मैंने इनके क्वेश्चंस ऑलरेडी इसमें रख लिए हैं बोर्ड में। ठीक है, इसका सेटिंग थोड़ा सा व्यू का क्या इश्यू है, ठीक है। टेक्स्ट टेक्स्ट का कोई इश्यू नहीं है, इनेबल ऑटो पेन हैंडराइटिंग टेक्स्ट स्पीच, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, करेंगे इसी में काम आज। ठीक है, लेट्स बिगिन। ओके, विंडो में पूरा बैठ नहीं रहा आज के दिन, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो शुरू करते हैं भाई, टाइम पास नहीं करेंगे। ओके, ये देखो क्वेश्चन 19 का मैं सीक्वेंस में जाऊंगा। ठीक है, 19 का पहला दूसरा तीसरा, फिर 20 का पहला दूसरा तीसरा। एक बार पहला दूसरा तीसरा हो गया तो 2 मिनट के लिए ब्रेक दूंगा, तब तक आप चीजों को रिवाइज करना, रिकॉल करना, पानी वाने का ब्रेक ले लेना, एंड देन दूसरे पे जाऊंगा। 2-2 मिनट का ब्रेक लेंगे हम लोग। लेकिन जब क्वेश्चन शुरू करेंगे तो एकदम फुल फ्लेश शुरू करेंगे, थोड़ा सा काम फास्ट हो ऐसा काम करेंगे। ठीक है, किसे हटाओ, कोई बात। ठीक है, क्वेश्चन क्या है पढ़ो। डिटरमाइन द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स सिस्टम एज शोन इन बिलो, एज शोन बिलो विद रिस्पेक्ट टू ए। क्वेश्चन बोला है कि भैया 3 फोर्स है, 50 का, 30 का, 20 का, ट्राइंगल शेप है, राइट एंगल ट्राइंगल है, आपको क्या निकालना है, आपको रिजल्टेंट निकालना है। ठीक है, आप एक बार क्वेश्चन ठीक से पढ़ लो, क्वेश्चन काफी आसान है, क्वेश्चन काफी आसान है। ठीक है, पहले क्वेश्चन आसान हो, अच्छी बात है। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए काम करेंगे। रिजल्टेंट निकालना है 3 फोर्सेस का, 3 फोर्सेस जो भी हैं इनकी पोजीशन की बात की है क्या, 6 मार्क का क्वेश्चन है, विथ रिस्पेक्ट टू ए बोला है। क्वेश्चन ने क्या बोला, ये देखो इंपॉर्टेंट है, विथ रिस्पेक्ट टू ए बोला है, ए के रिस्पेक्ट में निकालना है, ये क्वेश्चन बड़ा हो जाता है। ठीक है, मतलब ए के रिस्पेक्ट में निकालना है, सिर्फ रिजल्टेंट नहीं निकालना है, आपको इनकी पोजीशन निकालनी है, ए से वो कहां पे रहेगा ये भी बताना है आपको। तो इसको लाइटली मत लेना। क्वेश्चन कई बार आप पढ़ोगे कि चलो रिजल्टेंट हो गया आसान, पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, मार्क्स कुछ कट जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन विद इट्स रिक्वायरमेंट। तो क्या करना चाहिए बच्चों इसमें, इस केस में आपको ओके, इस केस में पहले रिजल्टेंट तो निकालना बहुत आसान है। आपको सबसे पहला स्टेप 1 जो रहेगा, हाँ वो तो रिजॉल्व आप कर लोगे, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं, इसमें रिजॉल्व तो हो ही जाएगा। ये तो रिजॉल्व हो जाएगा, ये तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है, ये थीटा आप निकाल सकते हो। ये थीटा क्या आएगा बताओ, कैल्सी है आपके पास, कैल्सी लेकर बैठो, मेरा कैल्सी में ढूंढ लेता हूँ कहाँ है। देख लो, रिजॉल्व रखो, मैं कैल्सी लेके आया। बाबू हाउ आर यू नो, ओके चलो 36 आएगा बराबर। 3 4 5 ही रहता है, ये कॉम्बिनेशन से भी आ सकता है, 3 4 5 मोस्टली 37 अप्रोक्सीमेटली 53 होता है, बट एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेता हूं मैं। tan इनवर्स ऑफ 3/4 बराबर, वेरी गुड, 36.86 विच इज थीटा। तो सबसे पहले तो एंगल निकाल लेना है, तो स्टेप 1 वुड बी टू फाइंड द एंगल। तो फर्स्ट स्टेप में थीटा आ गया, थीटा आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 3/4 एंड दैट इज 36.87। ठीक है, ये पहला वैल्यू आ गया। थीटा आने के बाद में अब आप इसको रिजॉल्व कर लो, क्योंकि ये अगर एंगल थीटा रहेगा तो ये एंगल भी थीटा रहेगा। इसके आएंगे 2 कंपोनेंट, एक कॉस कंपोनेंट एक साइन कंपोनेंट। ठीक है, तो ये 50 को अगर मैं रिजॉल्व कर दूं तो इसी में
इधर ही रिजॉल्व कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये 50 वाला है और 50 का ये एंगल थीटा रहेगा, तो ये हो जाएगा 50 कॉस थीटा और ये हो जाएगा 50 साइन थीटा। ये हो गया 50 साइन थीटा। सो अब फोर्सेस अगर तुम देखोगे यहाँ पे तो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, इसके दो कंपोनेंट। कोई भी क्वेश्चन में रिजल्टेंट निकालने से पहले इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रिजॉल्व ऑल द इंक्लाइन फोर्सेस। तो स्टेप 2 में क्या करूंगा मैं? स्टेप 2 में आई विल फाइंड द एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई, समेशन एफ ऑफ एक्स। समेशन एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा विद साइन कन्वेंशन। राइट वर्ड को मैं पॉजिटिव लूंगा एंड लेफ्ट वर्ड को मैं नेगेटिव लूंगा। यहाँ पे राइट वर्ड क्या है? एक ही है, और लेफ्ट वर्ड क्या है? इसका कॉस कंपोनेंट है। तो ये हो जाएगा 20 माइनस 50 कॉस 36.86 या 87, ठीक है। इसकी वैल्यू निकाल लूंगा। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 माइनस 50 कॉस 36.87 माइनस 20 आ गया ना बराबर, माइनस 20। माइनस का मतलब यार लेफ्ट वर्ड है ना, माइनस 20 मतलब लेफ्ट वर्ड। नेक्स्ट मैं निकालूंगा समेशन एफ ऑफ वाई। इसमें भी साइन कन्वेंशन लूंगा, अपवर्ड में पॉजिटिव लूंगा एंड डाउनवर्ड में नेगेटिव लूंगा। अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। इसका ये कंपोनेंट कॉस साइन वाला अपवर्ड है और ये डाउनवर्ड है, तो अपवर्ड पॉजिटिव जो है वो आएगा 50 साइन 36.87 माइनस 30। ओके, तो ये जाएगा 50 साइन 36.87 माइनस 30। कितना आ गया? टेन कितना है? -3 के आसपास है। ओके, मेरा तो और छोटा आ गया, पता नहीं क्यों। 50 साइन 36.87 माइनस 30 क्या? 7.14 10⁻⁵, तो अप्रोक्सीमेटली 0 आता है। ओके, अप्रोक्सीमेटली 0 बोल दूंगा मैं, 0 न्यूटन लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत ही छोटा है। जिसमें भी 3 डेसिमल आ जाए उसको मैं 0 के आसपास में ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, हाँ, तो 0 ले लूंगा। तो इसका मतलब y डायरेक्शन में कुछ भी नहीं है, जो है वो x डायरेक्शन में है। सो एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई में जो रिजल्टेंट है वो x डायरेक्शन में ही है। रिजल्टेंट x डायरेक्शन में ही आ रहा है और a पॉइंट पे निकालना है। ओके, a पॉइंट के हिसाब से बताना है। तो रिजल्टेंट को कहां बनाएंगे हम? अब ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा क्रूशियल है, ठीक है। इसको यहाँ पे शिफ्ट किया एंड जस्ट टू लेट यू नो कि रिजल्टेंट के बारे में हम बोल सकते हैं, तीसरा स्टेप लिखता हूं। जो रिजल्टेंट होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ समेशन एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन एफ ऑफ वाई स्क्वायर। अब क्योंकि एफ ऑफ वाई 0 है तो रिजल्टेंट तो 20 न्यूटन ही आएगा और वो लेफ्ट वर्ड ही आएगा। सो दैट द रिजल्टेंट। एंगल वगैरह भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये 0 है, तो यही आपका रिजल्टेंट आ गया। इसको पुट करो, इसको पुट करो, ये वैल्यू आ जाती है। ओके, ये तो हम समझ गए। अब इसको क्या करना है, ये डायग्राम जो है इसमें ए पॉइंट जो है, ओके, मैं अगर इसको ड्रॉ करूं तो देखो, लेट मी ड्रॉ 2 लाइन्स। व्हेन आई ड्रॉ 2 लाइन्स आई विल कॉल दिस पॉइंट एज ए। ओके, मैं इसको ए बोल दूंगा। अब इसको क्या करना, इसको रिजल्टेंट को, इस रिजल्टेंट को आपको स्मार्टली प्लेस करना है। ए के रिस्पेक्ट में किसी जगह पे इसको प्लेस करना है, कहीं तो इसको चिपका देना है। अब क्योंकि रिजल्टेंट आपका जो आया है वो आया है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही। अगर ये हॉरिजॉन्टल नहीं आता, टेढ़ा मेढ़ा आता ना, अगर ये टेढ़ा मेढ़ा आता तो मैं क्या करता, मैं एक्स के ऊपर इसको कहीं तो प्लेस कर देता। टेढ़ा मेढ़ा अगर होता तो एक्स के ऊपर कहीं पर भी प्लेस कर दो इसको। अब क्योंकि ये आया ही एक्स डायरेक्शन में है तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको y लाइन पे कहीं तो ऐसे प्लेस कर दूंगा। लेटर से मैं इसको यहां पे ऐसा प्लेस कर दूंगा। ये हो जाएगा मेरा f की वैल्यू जो कि आएगी 20 न्यूटन की। f बोल दिया मैंने, r है ये। ओके, ये है r। कुछ समझ में आया मैंने क्या किया अभी? ओके, बात समझना। आपको विथ रिस्पेक्ट टू जब बोला जाए तो आपको उसकी दूरी निकालनी होती है उस पॉइंट से।
तब आप बोलोगे सर मैं, आपने इधर क्यों प्लेस किया, मैं इधर प्लेस कर सकता हूँ क्या? हाँ आप कर सकते हो। सर मैं इधर प्लेस करता हूँ, आप कर सकते हो। आप कहीं पर भी इस पूरे प्लेन में कहीं पर भी प्लेस कर सकते हो। तो जब भी विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट या विथ रिस्पेक्ट टू लाइन बोला जाता है, जब लाइन बोला जाएगा तो लाइन के ऊपर जाके चिपका दो, लाइन के ऊपर कहीं पर भी चिपका दो। अब क्योंकि पॉइंट बोला है तो पॉइंट से दूरी पे चिपकाना है, और जब भी पॉइंट से दूरी पे चिपकाने के बोला जाएगा ना, तो आपको ये दो लाइन में से कहीं पर भी चिपका देना है रैंडमली। आप बोलोगे रैंडमली में भी कुछ तो लॉजिक होना चाहिए, तो उसमें ऐसा लॉजिक याद रखो, फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब अगर मैं इसको यहां पर पुट करता ना, तो ये पॉइंट से पास हो जाता, ये जब इस पॉइंट से पास हो जाता तो मैं मोमेंट नहीं ले पाता इसका ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में, क्योंकि मैं ए से मोमेंट लेता तो उसका वैल्यू जीरो आ जाता, करेक्ट? ए से मोमेंट लेता तो उसकी वैल्यू जीरो आ जाती। तो अभी वैल्यू ही अगर मोमेंट की जीरो हो जाए तो मेरे को कुछ मिलेगा नहीं। तो मैं उसको ऐसे जगह पे प्लेस किया कि वैल्यू जीरो ना हो, वैल्यू जीरो ना हो। ओके, तो मैंने इसको y एक्सिस पे एक y डिस्टेंस पे रैंडमली प्लेस कर दिया है। इसमें और क्लैरिटी में, इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है? मोमेंट के लिए वो कभी बोलेगा ही नहीं। मोमेंट इज नॉट समथिंग दे विल आस्क फॉर, मोमेंट इज समथिंग यू मस्ट नो कि निकालना पड़ता है, ठीक है? जब भी विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट बोला जाएगा, ठीक है, जब भी विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट बोला जाएगा, इस केस में मोमेंट के बिना सॉल्व ही नहीं होगा क्वेश्चन। और इसी मेथड को कहते हैं वेरिग्नॉन्स थ्योरम। क्या बोलते हैं? वेरिग्नॉन्स थ्योरम। अब यहां पे मैं वेरिग्नॉन्स थ्योरम लगाने वाला। अब वेरिग्नॉन्स थ्योरम में आपको क्लैरिटी धीरे धीरे आ जाएगी, टेंशन मत लेना, ठीक है? वेरिग्नॉन्स थ्योरम में आपको क्लैरिटी आ जाएगी, क्योंकि अभी आप पहला क्वेश्चन कर रहे हैं वेरिग्नॉन्स थ्योरम का, इसलिए टेंशन आ रहा है। डोंट वरी। देखो मैं क्या करता हूं, पहले समझो। पहले तो मैंने कहां चिपका दिया उसके बारे में मत सोचो, मोर क्वेश्चन वी विल सॉल्व द मोर क्लैरिटी यू विल गेट। अभी क्या याद रखना है आपको? अभी याद रखना है कहीं तो चिपकाना है, फोर्स को कहीं तो चिपकाना है, ठीक है? अब कहीं तो चिपकाना है मतलब किसी लाइन पे चिपकाना है। अब यहां पर तो दो ही लाइन है, एक तो एक्स एक्सिस, एक तो वाई एक्सिस। मैंने वाई एक्सिस पे चिपका दिया, ओके, वाई एक्सिस पे चिपका दिया। अब नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा, नेक्स्ट स्टेप में आपको इन सभी फोर्सेस का मोमेंट लेना है। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या लूंगा? आपको इन सभी फोर्सेस का मोमेंट लेना है, किसके अबाउट? उसी पॉइंट ए के अबाउट। सभी फोर्सेस का मोमेंट, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट ए लेना है, ओके? समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट ए लेना है। तो जब भी आप समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट ए लोगे, तो साइन कन्वेंशन लूंगा मैं लूंगा क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव मोमेंट, ओके? अब मैं मोमेंट लेने जा रहा हूं, तो मोमेंट लेने के लिए इसका मोमेंट नहीं आएगा, इसका मोमेंट नहीं आएगा, सिर्फ इसी का मोमेंट आएगा। ये भी पॉइंट से पास हो जा रहा है, ये भी पॉइंट से पास हो जा रहा है। 50 का खाली एक कंपोनेंट है जिसका मोमेंट आएगा, ठीक है? तो 50 का भी वर्टिकल कंपोनेंट का मोमेंट नहीं आएगा, साइन का मोमेंट नहीं आएगा, सिर्फ कॉस का मोमेंट आएगा। क्या ये क्लैरिटी है? इसका नहीं आएगा, इसका नहीं आएगा, इसके वर्टिकल का मोमेंट नहीं आएगा, क्योंकि वो सारे के सारे फोर्सेस पॉइंट ए से पास हो जा रहे हैं। तो मोमेंट सिर्फ उसका आता है जो पॉइंट से पास नहीं होता। तो इसका जो कॉस कंपोनेंट रहेगा ना, ये वाला कंपोनेंट, सिर्फ इसका मोमेंट आएगा। और इसका मोमेंट क्या हो जाएगा? दैट विल बी, ये रहेगा 50 cos 30 इंटू 3, 50 cos 30 इंटू 3। तो ये हो जाएगा -50 cos 30, क्यों लिखा मैं? 36 है, 36.87, ओके, 36.87 इंटू 3। क्या है डियर? क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है? माइ कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वैल्यू नेगेटिव आएगी। -50 cos 36.87 इंटू 3, एंड ये वैल्यू आई है -120, है ना, न्यूटन मीटर, ओके। अब ये जो मोमेंट आई है, अब इस मोमेंट को मुझे इक्वेट करना है इस रिजल्टेंट के मोमेंट के साथ में। तो स्टेप 5 जो रहेगा, ओके, स्टेप 5 में कैलकुलेट मोमेंट का, मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट, कैलकुलेट मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट,
रिजल्टेंट का जब मैं मोमेंट निकालूंगा तो मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट हो जाएगा 20 इंटू ये y डिस्टेंस। ओके, तो ये जाएगा समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट, ओके, अबाउट ए अगेन, तो ये हो जाएगा अगेन -20 इंटू वाई। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इस -20 इंटू वाई को इस मोमेंट से इक्वेट कर देना है, -20 इंटू वाई को इस मोमेंट से इक्वेट कर देना है। तो दोनों को इक्वेट कर दिया है, नेक्स्ट स्टेप में बोलूंगा मैं इक्वेट 4 and 5, इक्वेट 4 and 5। ओके, अभी जो मैं बोलते आ रहा हूं वो सुनते जाओ, फिर सब कुछ याद दिला दूंगा कि क्या किया था। इक्वेट 4 and 5, तो इक्वेट करूंगा तो -20 इंटू वाई इज इक्वल टू -120, तो y क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 120 डिवाइड बाई 26, तो आ जाएगा 6 मीटर। अब हमें उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता चल गई है एंड y की वैल्यू आ जाएगी 6 मीटर एंड दैट्स द फाइनल आंसर। ओके, अच्छा मैं भी तुम्हें कुछ चीजें बताता हूं, ध्यान से समझना। वेरिग्नॉन थ्योरम जो होता है, वेरिग्नॉन थ्योरम बताता है आपको, या फिर वेरिग्नॉन थ्योरम का सिग्निफिकेंस बताता हूँ। रिजल्टेंट निकालना तुम्हें आता है, तो वेरिग्नॉन बोलता है कि भैया देखो रिजल्टेंट तो तुम निकाल लोगे सारे फोर्सेस के बाय ट्रायंगल लॉ या फिर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। जब सारे फोर्सेस किसी पॉइंट से पास होते हैं, जब सारे फोर्सेस किसी सिंगल पॉइंट से पास होते हैं, तो उनका रिजल्टेंट भी उसी पॉइंट से पास होता है। ओके, जब सारे फोर्सेस किसी पॉइंट से पास होते हैं तो उनका रिजल्टेंट भी उसी पॉइंट से पास होता है। मतलब अगर एक पॉइंट है, उस पे अगर n नंबर ऑफ फोर्सेस है, ओके, n नंबर ऑफ फोर्सेस है, तो उनका रिजल्टेंट भी उसी पे से पास होगा। लेकिन अगर सारे फोर्सेस एक पॉइंट से पास नहीं होते, जैसे कि इस क्वेश्चन में, इस ट्रायंगल में एक फोर्स यहां है, एक फोर्स यहां है और एक फोर्स यहां है, दे ऑल आर नॉट पासिंग फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, तो इनका रिजल्टेंट जो है वो किसी पॉइंट से पास होता है। इट्स लाइक हमारे बॉडी का जो पूरा मास है, पूरा वेट है, वो उसके सेंट्रॉइड पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है ना, उसके सीजी पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है। ऐसे ही आपको अब रिजल्टेंट निकाल के उसके पॉइंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन पे दिखाना होता है कि वो लगा कहां है। ओके, तो वहां पर आपको वेरिग्नॉन हेल्प करता है। समझना है वेरिग्नॉन का लॉजिक। अब वेरिग्नॉन का लॉजिक अगर समझ में आ गया तो उसका स्टेप समझ लो। वो बोलता पहले रिजल्टेंट निकाल लो, फिर उन सभी फोर्सेस का मोमेंट निकाल लो, रिजल्टेंट निकाल लो, मोमेंट निकाल लो, उस रिजल्टेंट को कहीं तो चिपका दो कन्वीनियंटली, उस रिजल्टेंट को कहीं तो चिपका दो कन्वीनियंटली, चिपकाने के बाद में उस रिजल्टेंट का मोमेंट निकाल लो, चिपकाने के बाद में उस रिजल्टेंट का मोमेंट निकाल लो। ठीक है, अब उस रिजल्टेंट का जब आप मोमेंट निकाल लोगे तो आपको उसकी पोजीशन मिल जाएगी, अगर आप उसके मोमेंट को फोर्सेस के मोमेंट से इक्वेट कर दोगे तो। ये क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा इजी है, इसे टफ क्वेश्चन भी आते हैं, अगर होगा पेपर में तो हम वो भी सॉल्व करेंगे, बट क्या किया है वो समझ में आया है क्या? ओके, हम धीरे धीरे और क्वेश्चन जब करेंगे तो और क्लैरिटी मिलेगी। फिलहाल के लिए अभी आप जो मैंने कहा है उसको दिमाग में रखिए कि वेरिग्नॉन विल हेल्प अस फाइंड द पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, लेट अस जंप टू सेकंड क्वेश्चन नाउ। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, ये तो बहुत ही चिल्लर क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने बोला फाइंड resultant force 400 has two components P and Q. Determine the direction of component P and Q with respect to R. इसको सॉल्व करने के बहुत तरीके हो सकते हैं। ओके, आप इसको लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से भी कर सकते हो, आप इसको f of x f of y मेथड से भी कर सकते हो। मैं प्रेफरेबली इसको लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से सॉल्व करना चाहूंगा ताकि आपको वो भी रिवाइज हो जाए। ओके, अब लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या है? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में दो फॉर्मूला याद रखना होता है। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम होता है अगर कोई भी दो फोर्सेस, अगर एक फोर्स है P, एक फोर्स है Q, एक फोर्स है P, एक फोर्स है Q, और उनके बीच में अगर है एंगल अल्फा, ओके, उनके बीच में अगर है एंगल अल्फा और उनका रिजल्टेंट कोई तो R है, अगर उनका रिजल्टेंट कोई तो R है जो बनाता एंगल थीटा है P के साथ। क्या बोला मैंने? दो फोर्सेस हैं P एंड Q, उनका रिजल्टेंट R, P और Q अल्फा बनाते और रिजल्टेंट P के साथ में थीटा बनाता है।
अगर ये आपको याद हो गया तो आर रिजल्टेंट विल बी नथिंग बट अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फा, ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला हो जाएगा। एंड दूसरा जो थीटा है वो निकाल सकते हो आप, tan थीटा इज इक्वल टू q sin अल्फा अपॉन p प्लस q cos अल्फा। ये है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। मैं क्या करूंगा, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम अभी थ्योरी है, उसमें लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से प्रूफ भी कर दूंगा कि आया कैसे। ठीक है, ये फॉर्मूला की मदद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो सॉल्व करते हैं। अब देखो, इन्होंने अल्फा बीटा नाम दे दिया है, लेकिन हमारे लिए तो हम क्या जानते हैं, आर पी क्यू के बीच में ये एंगल होता है, तो हम तो यही एंगल उनको नाम देंगे और बाद में अल्फा बीटा निकाल के बोल देंगे कि वो है क्या। सॉल्व करते वक्त हम यही यूज करेंगे, बाद में अल्फा बीटा की वैल्यू बता देंगे। ठीक है, मतलब भले इनका ये अल्फा है, हमारा अल्फा पी और क्यू है। ठीक है, भले ही इनका थीटा है और हमारा बीटा है, मतलब उनका बीटा है हमारा थीटा है, हम क्या करेंगे, मैं अपने अल्फा को अल्फा डैश बोल देता हूं जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, ताकि कंफ्यूजन ना, इसको मैं अल्फा डैश बोलता हूं। जब ये अल्फा डैश होगा तो ये भी अल्फा डैश होगा, ये भी अल्फा डैश होगा, ये भी अल्फा डैश होगा। ठीक है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos अल्फा, q sin अल्फा अपॉन pq, p प्लस q cos अल्फा। अब इस क्वेश्चन को अगर मैं देखूं तो इस क्वेश्चन में p की वैल्यू है 240, r की वैल्यू है 400, q की वैल्यू है अगेन 200, है ना। तो मैं इन सभी को अगर पुट करूं तो मैं अल्फा डैश निकाल लूंगा इस फॉर्मूला से। लेट मी सब्स्टिट्यूट। ओके, तो सबसे पहले r की वैल्यू हो जाएगी 400 अंडर रूट ऑफ p है 240 का स्क्वायर, q है 200 का स्क्वायर प्लस 240 इंटू 200, 2 लिखना रहेगा ना मेरा, इंटू 2 करना पड़ेगा, तो यहां पे लिख देता हूं इंटू 2, और ब्रैकेट के ही सॉरी इसी के साथ में आ जाएगा कॉस ऑफ अल्फा डैश। इस पूरे इक्वेशन में खाली अल्फा डैश अननोन है। कैलसी उठाना और अल्फा एक्स मेथड सिखाता हूं। अल्फा एक्स मेथड क्या होता है, मैं ये पूरा जो टर्म है इसका ये 10 को स्क्वायर दे दूंगा तो 400 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इक्वेशन कैसा दिखेगा, ये इक्वेशन को मैं ऐसा लिख लूंगा, ये इक्वेशन दिखेगा एज 0 इज इक्वल टू, उसको मैं उस तरफ लिख दूंगा तो 240 स्क्वायर प्लस 200 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 200 इंटू 240 इंटू कॉस एक्स माइनस 400 का स्क्वायर, ऐसा लिख दूंगा मैं। ये 400 को मैं वहां लेकर गया और ये स्क्वायर रूट का उसको स्क्वायर दे दिया। अब कैल्शियम में एग्जैक्ट टाइप करना है, एग्जैक्ट टाइप करना है क्या, 240 का स्क्वायर प्लस 200 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 200 इंटू 240 इंटू कॉस। अब ये एक्स के लिए क्या करने का, एक्स के लिए कैल्सी देखना, और कैल्शियम देखो यहाँ पे एक अल्फा का बटन, ठीक है यहाँ पे, तो ये अल्फा दबाने का, और अल्फा दबाने के बाद में यहाँ पे कहाँ पे देखो ब्रैकेट क्लोज पे एक्स लिखा हुआ है, तो उसको दबाना है, तो एक्स आ जाता है लिख के, है ना, देखो एक्स लिख के आ गया। एंड फिर ब्रैकेट क्लोज करो, -400 का स्क्वायर, कैल्सी में लिख के हो गया। हर कैल्सी में अलग अलग मेथड होता है, मैं ये कैल्सी यूज कर रहा हूँ, ईएस कैल्सी। इस कैल्सी में क्या करना होता है, आपको सिर्फ शिफ्ट दबाना पड़ता है, शिफ्ट दबाने के बाद में कैलकुलेट का बटन दबाना पड़ता है, कैलकुलेट, ये शिफ्ट के नीचे कैलकुलेट है, और फिर 0 प्रेस करना होता है, 0 एंड देन इक्वल टू प्रेस करना पड़ता है, शिफ्ट कैलकुलेट 0 इक्वल टू, एंड थोड़ा सा वेट करना होता है। जब हम थोड़ा वेट करेंगे तो कैल्सी अपना एल्गोरिथम रन करता है एंड इट टेक्स टाइम, तो इतना होने के लिए पेशेंस रखना पड़ता है। इक्वल टू के लिए पूछता है वो, तो 0 डालना पड़ता है। आपने क्यों, देखो कैल्सी का अभी आप एक्सपीरियंस के साथ में काम करोगे तो चलेगा। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं ऐसे ही पुट करता हूं, इक्वल टू 0 बाद में डालता हूं तो आंसर करेक्ट आता है।
अब वो अपना मैथ्स कैसे लेगा वो टेंशन दे देगा ना फिर बाद में मुझे, है ना। वो अपना मैथ्स कर पाए ना कर पाएगा, टेंशन शुरू हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर भी एक धोखा हो गया मेरे साथ। इसने एंगल क्या कर दिया मुझे, इसने एंगल मुझे 360 के मल्टीपल में दे दिया है। ये एंगल क्या दिया इसने, 5030 लिख के दिया है। ओके, मतलब इसका जो आया है आंसर में, मेरा जो अल्फा एक्स आया है वह है 1000। ये धोखा भी होता रहता है। हाँ, अब ये क्या है पता है, ये 360 के फॉर्म में दे दिया है, मतलब दिस एंगल इज इन द फॉर्म ऑफ 360 डिग्री। क्या समझा क्या, 360 360 360 360 360 एंड समथिंग दे के रखा हुआ है। तो अभी कितनी बार 360 है, ये बहुत मुश्किल हो जाता है इसमें से निकालना। आप निकाल पाएंगे इसमें से 360 का मल्टीपल, ये बहुत मुश्किल हो जाता है यहाँ पे। तो मतलब ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है, यू कैन स्टिल डू इट। तो अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, हाँ, दूसरा मेथड फिर क्या लगाना चाहोगे आप। अब अगर आप दूसरा मेथड भी लगाना चाहोगे तो दूसरे मेथड के हिसाब से तब तो ये और टाइम ले लेगा। कैसे बताऊं, दूसरे मेथड में तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको रिजोल्व करना पड़ेगा। देखो दूसरा मेथड क्या रहेगा, अभी दूसरे मेथड में इसमें p जो है, p का 2 कंपोनेंट आएगा, q का 2 कंपोनेंट आएगा। मतलब देखो कैसे, समेशन एफ ऑफ एक्स अगर मैं लिखता हूं तो एफ ऑफ एक्स में ये हो जाएगा आपका 240 कॉस बीटा, 240 कॉस बीटा हो जाएगा, और प्लस 200 कॉस अल्फा हो जाएगा। कुछ समझ में आ गया, ये दोनों हो जाएंगे, और रिजल्टेंट क्योंकि हॉरिजॉन्टल है ये इक्वल टू 400 हो जाएगा। और समेशन एफ ऑफ वाई जब भी आप लोगे तो एफ ऑफ वाई में ये हो जाएगा 240 साइन बीटा, ओके, 240 साइन बीटा माइनस 200 साइन अल्फा इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि रिजल्टेंट एक्स डायरेक्शन में। मतलब ये आप इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ले सकते हो, और एफ ऑफ वाई जो रहेगा वो 0 आ जाएगा। अगर आप अपने दिमाग को चालू रखो, पिछले क्वेश्चन को भी रेफर करो, जैसे कि आपको मैं पीछे लेकर जाऊं, तो जब कोई कंपोनेंट 0 हो जाता है तो रिजल्टेंट की वैल्यू देखो वही आती है। तो अब वहां पर उल्टा सोचना है कि भैया ये है ही हॉरिजॉन्टल, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स रहेगा रिजल्टेंट के बराबर और एफ ऑफ वाई 0 रहेगा। क्या समझ में आया क्या, ओके। तो अब यहां पर भी तो 2 अननोन ही है, अब इसको सॉल्व करना और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहां पर आप कैल्सियम में कैसे पुट करोगे अल्फा बीटा के फॉर्म में, साइन अल्फा साइन बीटा। तो दूसरा मेथड है ही नहीं, यही एक मेथड रहता है। तो देखो क्वेश्चंस में भी ये कितनी बार आ गया है, क्वेश्चन बहुत बार आ गया है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि मैं कैल्सियम में सॉल्व करता हूं, जैसे मैं शिफ्ट, इसको बात क्लियर करता हूं, शिफ्ट क्लियर करता हूं, कई बार कैल्सियम में सॉल्व करता हूं ना इसको, तो डायरेक्ट मेरे को आंसर भी देता बराबर। आज नहीं दिया, आज दिया नहीं इसने। मतलब अगर मैं इसको जो कैसे सॉल्व करता हूं, फॉर एग्जाम्पल 400 माइनस अंडर रूट ऑफ 240 स्क्वायर प्लस 200 स्क्वायर प्लस 240 इंटू 200 इंटू 2 इंटू कॉस अल्फा ओके। ठीक है, शिफ्ट कैलकुलेट 0 इक्वल टू, ये दोनों को सॉल्व करना तो और भी टेंशन वाला काम हो जाता है। मतलब इसको तो सॉल्व करने के लिए क्या आता है, फिर आपको स्क्वायर करो, ऐड करो, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन याद करो। जैसे कि साइन है और यहाँ पे साइन है साइन बी है, अब साइन ए और साइन बी, फिर कॉस ए और कॉस बी, इनके रिलेशन को समझना पड़ेगा, उनका एक्सपांशन वगैरह यूज करना पड़ेगा। तो उतना ट्रिग्नोमेट्री तो आपको अब याद भी नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को इस मेथड से करना तो और टेंशन वाला हो जाता है। अगेन इट इज नॉट इम्पॉसिबल, लेकिन फिर यहाँ पे मैथ्स करना पड़ेगा, कैल्सी भी साथ नहीं देगा, कैल्सी में आप ये कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि ये ए और बी जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म के अंदर है, ओके। तो अभी यहाँ पे क्योंकि ये देखो अभी या तो फिर अगर अभी भी कैल्सी ने मेरे साथ नहीं दिया तो फिर शांति से बैठ के इसको निकालना पड़ेगा कि भाई ये कितने 360 के बाद में ये आया रहेगा। 360 डिग्री के मल्टीपल्स को अगर आप निकालते चले जाओगे, देखो अभी भी मेरे को कैल्सी ने साथ नहीं दिया, ठीक है, देखो
कैल्सियम में अभी भी वही आंसर आ गया। तो मेरे को शांति से बैठकर क्या करना पड़ेगा, अब मेरे को ये समझना पड़ेगा कितने 360 का मल्टीपल के बाद ये एंगल आ रहा है, मतलब इसके नियरेस्ट 360 का मल्टीपल क्या होगा, इसके नियरेस्ट 360 का मल्टीपल क्या होगा। कुछ समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं। अब समझे नहीं मेरी बात, ये देखो इधर समझो, जैसे कि ये हो गया 90, ये हो गया 180, ये हो गया 270, ये हो गया 360। अब उसमें फिर ऐड करते चले जाओ, ये हो गया 720, ये हो गया उसका मल्टीपल 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 मल्टीपल, कितने मल्टीपल होने के बाद में ये कुछ तो इतना टर्म होगा, इतना कुछ तो टर्म होगा। एंड देन उसके बाद में आप लोगों को आपको समझेगा कि अच्छा, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो 1 लाख समथिंग के आसपास, मतलब अगर मैं इसको बोलूं कितना हो जाएगा, तीन, ये बहुत धोखेबाज क्वेश्चन निकला है। 140 नहीं 503 डिवाइड बाय 360, डिवाइड बाय 360 किया तो देखो इतना एक नंबर आता है मेरे पास में, ठीक है। 360 से डिवाइड किया तो एक नंबर आता है, मतलब 277, इसको अगर मैंने डिवाइड बाय 360 किया तो ये आता है 277, मतलब इतने टर्न्स के आसपास हुआ है। तो 277 27778 रिवोल्यूशन मान लेता हूं मैं अगर, तो 100050 30.54 डिवाइड बाय 27778 मैंने अगर किया, और अगर 77 किया, ओके, 360, ओके। देखो अभी मेरे पास में एंगल्स, जब भी मैंने इतने रिवोल्यूशन करा के 360 किया तो ये इतने एंगल्स होते हैं। अब मैं उसमें से अगर इसको सब्ट्रैक्ट करूं, -1 5 टाइम्स 0 30.54, 310 डिग्री आ रहा है, 310 डिग्री प्लस 360, 310.54, 360 -300, एकदम वही है, वही आ रहा है देखो 49.46। ओके देखो, ये इसलिए मैंने कहा ये ट्रायल हिट पे होगा, तो ये मेथड तो बिल्कुल नहीं लगाना, ये मेथड तो बिल्कुल नहीं लगाना। इस मेथड में क्या प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, मतलब ये पूरा सिंप्लीफाई कर दिया उसके बाद में कैल्शियम पुट किया, करेक्ट। ओके, अगेन मेरी बात समझो, ऐसा जरूरी नहीं है कि उससे आपको हमेशा सेम आंसर, करेक्ट आंसर मिल ही जाएगा, तो आपको दोनों की तैयारी रखनी पड़ेगी अगर ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो। मैंने क्या किया तुमको मेथड बताता हूं, देखो इनकेस अगर उसके बाद में भी तुम्हारा एंगल बड़ा नंबर आ रहा है, ठीक है, बड़ा नंबर आ रहा है, तो एक तरीका सीखो, बड़ा नंबर को क्या करने का, उस बड़े नंबर को 360 से डिवाइड कर देने का, समझा। बड़े नंबर को 360 से डिवाइड किया मैंने, और जब मैंने उसको 360 से डिवाइड किया तो देखो क्या किया मैंने यहाँ पे, 360 से डिवाइड किया, तो फॉर एग्जाम्पल ये मेथड याद रखना, और बाद में अगर भूल गए तो रिकॉर्डिंग देख लेना। ये
5 30 0.54, ये नंबर को 360 से डिवाइड कर रहा हूं और फिर 360 से डिवाइड किया तो मेरे पास में आ गया इतना. ओके, दिस मीन्स इट हैज मोर रिवोल्यूशन देन 27,777. तो इसका रिवोल्यूशन जो है वो 2777.86 का मतलब है इतना के बाद में इतना रिवोल्यूशन है. तो आप डायरेक्ट शॉर्टकट क्या लगा सकते हो, 86% भी आप ले सकते हो, लेकिन आपको इतना नहीं समझेगा. तो मैं क्या बोलता हूं, इतना रिवोल्यूशन इसमें से काटना है अपने को, इतना रिवोल्यूशन अपने को काटना है इसमें से. तो जब आपको इतना रिवोल्यूशन इसमें से काट देना है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि भैया इतना रिवोल्यूशन इंटू 360 कितना होगा, 2777 इंटू 360 कितना होगा, उसमें इतने चक्कर खत्म हो गए, मतलब इतना एंगल उसमें से कट डाउन हो गया. अब इसमें से उतना एंगल गायब कर दो पहले, इसमें से उतना एंगल गायब कर दो पहले. तो मैं क्या करूंगा, 1 लाख उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, मतलब आंसर जो आया मेरा -15030.54 मैंने गायब कर दिया. एंगल आ गया -310 डिग्री. -310 डिग्री का मतलब क्या पता है, जैसे यहां पे से अगर हम ऐसे मेजर करते हैं 0 से 360, तो ये -310 डिग्री यहां पर कहीं तो आएगा, -310 डिग्री यहां पर कहीं तो आएगा. -310 डिग्री मुझे वो निकाल लेना है. तो -310.54 में क्या करने का, इसमें खाली ऐड कर दो 360, 49.46. अगर आप अटक गए तो याद रखना देयर इज अ स्टिल वे आउट. सिंप्लीफाई करके तो आ गया, बहुत अच्छी बात है. नहीं आया तो 49.46 ऐसे भी निकाला जा सकता था. समझ में आया, ठीक है. चलो ये समझ में आ गया रहेगा. तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास में अल्फा आ गया, वी हैव द वैल्यू ऑफ अल्फा. हाँ वो तो आ जाएगा. अल्फा आ गया मतलब अल्फा डैश. एंड अल्फा डैश क्या होगा डियर, देखो अल्फा डैश है हमारा अल्फा आया है, मतलब अल्फा डैश आया है, तो अल्फा डैश इज 49.5 के आसपास है. चलो 49.5 है. एंड ये अगर अल्फा डैश है मतलब ये दोनों के बीच का एंगल है. फर्स्ट थिंग, ये दोनों के बीच का एंगल, तो मैं इसमें पुट करूंगा और थीटा निकाल लूंगा. तो थीटा निकाल लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, थीटा विल बी tan इनवर्स ऑफ Q है 200 sin 49.5 अपॉन 240 प्लस 200 cos 49.5. बताओ कितना आ रहा, 200 sin 49.5 240 प्लस 200 cos 49.5 22.35 डिग्री थीटा आ गया. और थीटा ही मेरा बीटा है बाय द वे, यही इक्वल टू बीटा है बाय द वे. इनका जो बीटा है वो मेरा थीटा है, इनका जो बीटा है वो मेरा थीटा है. तो इनका जो अल्फा आएगा वो क्या जाएगा, अल्फा डैश माइनस थीटा, अल्फा डैश माइनस थीटा. तो अल्फा विल बी इज इक्वल टू अल्फा डैश माइनस बीटा, मतलब 49.5 माइनस ये आ गया 27.15 एंड दैट्स योर आंसर. आ गया अल्फा और बीटा. समझ में आया, आगे बढ़े. डायरेक्शन का मतलब अल्फा बीटा होता है मेरे. ओके, डायरेक्शन का मतलब अल्फा बीटा और कुछ नहीं. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. एक्सप्लेन लॉ ऑफ पैराग्राम विथ स्केच. ओके, स्टेट एंड एक्सप्लेन. तो इसका क्या मतलब है, हाउ वुड यू एक्सप्लेन, बहुत सिंपल है. लॉ ऑफ पैराग्राम स्टेटमेंट, ओके
लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। एकदम सिंपल याद रखो, कोई रटा स्टेटमेंट याद नहीं रखना। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम इज यूज्ड टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू नॉन पैरेलल फोर्सेस। ओके, it is used to find resultant of two non-parallel forces. It is used to find resultant of two non-parallel forces. Say P and Q are two forces. Say P and Q are two forces making angle theta या making angle alpha. R will be their resultant. R will be their resultant making angle theta. खत्म। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट होने के बाद में द नेक्स्ट थिंग वुड बी, ओके, ये दोनों होने के बाद में द नेक्स्ट थिंग वुड बी, आप लॉ कैसे करेंगे। देखो, दोनों फोर्सेस को ड्रॉ करो, एक है फोर्स P, ओके, और एक है फोर्स Q। ऐसे दो फोर्स हैं, इन दोनों के बीच में है एंगल अल्फा। इन दोनों के बीच में है एंगल अल्फा। तो क्या करो नेक्स्ट, इन दोनों को दोनों को भी पैरेलल लाइन मारो। एक पैरेलल लाइन इसका आ जाएगा और एक पैरेलल लाइन इसका आ जाएगा, और बन गया आपका पैरेललोग्राम। ठीक है, ये हो जाता है पैरेललोग्राम। अब इनके बीच में जो डायगोनल बनता है, ओके, वही होता है रिजल्टेंट। इनके बीच में जो डायगोनल बनता है वही होता है रिजल्टेंट। तो डायगोनल बनाने से पहले मैं यहां पर एक लाइन यहां पर भी खींचूंगा और एक लाइन यहां से भी खींचूंगा। इस तरह से लाइन खींचने के बाद में ये अगर एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा, और यहां से लेकर यहां तक जो डायगोनल आप मारोगे यही इसका रिजल्टेंट होगा, और रिजल्टेंट एंगल थीटा बनाएगा पी के साथ में। रिजल्टेंट एंगल थीटा बनाएगा पी के साथ में। इनको नेम कर देता हूं, इसको बोल दूंगा पॉइंट O, इसको बोल दूंगा A, इसको B, इसको C और इसको D। प्रिपरेशन हो गया मेरा। अब सिंपल लॉ ऑफ पाइथागोरस लॉ लगाऊंगा मैं। ठीक है, अब इसमें कैसे पाइथागोरस लगाऊंगा, देखो, ये अगर Q डिस्टेंस है, ओके, इसको यहां से हटाता हूं और यहां पर लिखता हूं। ये अगर आपका Q डिस्टेंस है, ये अगर P डिस्टेंस है, तो ये Q तो ये भी Q होगा, और अगर ये Q होगा तो ये एंगल बनाता, तो ये Q cos अल्फा होगा, ये Q cos अल्फा होगा, और ये हो जाएगा इक्वल टू Q sin अल्फा। ये हो जाएगा Q sin अल्फा। प्रेपरेटरी डायग्राम बन चुका है। ओके, नेक्स्ट पे आप क्या करेंगे, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ले लूंगा मैं, मेरे को चाहिए आर ना, तो ये बड़ा ट्राइंगल लूंगा, OCB, इन ट्राइंगल OCB बाय पाइथागोरस। ओके, बाय पाइथागोरस। तो मैं लॉ ऑफ पाइथागोरस लगाने जा रहा हूं। बाय लॉ ऑफ पाइथागोरस आई कैन से दैट OC square is equal to OB square plus CB square। बराबर लिखा है। Hypotenuse is sum of other two sides square. OC can be written as R square. OC can be written as R square. OB can be written as P plus Q sin alpha. P plus Q cos alpha, sorry, P plus Q cos alpha, इसका ब्रैकेट स्क्वायर आ जाएगा। And CB can be written as Q sin alpha का स्क्वायर। अभी नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, इसको एक्सपांड करेंगे। तो R स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस बी होल स्क्वायर, P प्लस Q स्क्वायर
cos square alpha plus 2pq cos alpha plus q square sin square alpha. If you look at this, ये और ये q square कॉमन निकल के sin square plus cos square theta becomes 1. तो r square will be is equal to p square plus q square ब्रैकेट में 1 plus 2pq cos alpha and hence proved. So r का फॉर्मूला आपके सामने आ गया. r is equal to under root of p square plus q square plus 2pq cos alpha. ये वो फॉर्मूला है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम वाला. क्या किया मैंने यहाँ पे? मैंने सिर्फ लगाया पाइथागोरस लॉ एंड बहुत ही आसान डेरिवेशन है, बहुत ही आसान डेरिवेशन है ये. ओके, ये पार्ट 1 हो जाएगा. इसमें एंगल भी देना जरूरी है. ओके, ये पहला पार्ट. दूसरे पार्ट में एंगल दे दो, एंगल दे दो. दूसरे पार्ट में एंगल मतलब tan थीटा. ये तो एकदम बच्चों वाला है ना. tan थीटा, tan थीटा will be nothing but opposite upon adjacent. अपोजिट क्या हो जाएगा? q sin अल्फा और एडजेसेंट क्या हो जाएगा? p plus q cos अल्फा, p plus q cos अल्फा एंड हेंस दिस इज द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम. ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला को बॉक्स में, हमारे फॉर्मूला भी बॉक्स में आ गए, हमारा डायग्राम भी क्लियर हो गया, आपके पास में सब कुछ आ चुका है. ओके, सबसे पहले स्टेटमेंट लिखना. लॉ ऑफ पैरेललोग्राम किस लिए यूज हो जाता है? टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू नॉन पैरेलल फोर्सेस. लेट अस से टू फोर्सेस आर P and Q, दे आर मेकिंग एंगल R एट एंगल थीटा. ओके, एंड ये कंप्लीट है आपका लॉ ऑफ पैरेललोग्राम. इस तरह से आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे. कितने मार्क्स का था? 5 मार्क्स का था. शॉर्टकट नहीं मारा कुछ भी मैंने. ठीक है, स्केच के साथ में किया पूरा. कोई डाउट है? ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं. नेक्स्ट जो पार्ट है, ओके, अब हमें और भी एक क्वेश्चन करना है. अभी हमें और 3 क्वेश्चन करने वाले हैं इसमें. ठीक है, और भी 3 क्वेश्चन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 के. तो 2 मिनट का ब्रेक देता हूं. 2 मिनट थोड़ा सा शांत हो जाओ एंड फिर से शुरू करेंगे क्वेश्चन को. ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक. हाउ आर यू? नॉट गुड? क्या चाहिए आपको? किसने भी नहीं खाया अभी तक? मम्मी को बोलता हूँ तुम्हें देने के लिए. मैं चॉकलेट खाता हूँ तो एनर्जी आएगा. नहीं, एक दाल चावल बनाने में हम लोग खाओगी, चबाना पड़ेगा. इसमें वो होता है चॉकलेट चिप. क्या? परीक्षा चालू है. बोलो बोलो. हाँ, चलो पहला पेपर तो खत्म करते हैं, देखते हैं. क्यों? 2:30 को है. ठीक है ना, कोई बात नहीं. फिर एक ही पेपर करते हैं आज. एक पेपर करते हैं, फिर करेंगे अगला पेपर कल. चलो शुरू करते हैं. कल भी करेंगे ना, कल भी देखेंगे, कल भी करेंगे. रोज लेक्चर करेंगे यहाँ से एग्जाम तक. आंटी अनलेस तुम बोलते हो कि बस. चलो
रीड करो क्वेश्चन। चलो इजी क्वेश्चन। अगला क्या है? ये भी इजी है। अरे हो जाएगा। ओके, ध्यान दो। क्वेश्चन बोलता है इफ रिजल्टेंट मोमेंट अबाउट पॉइंट ए इज 4800 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज, डिटरमाइन मैग्नीट्यूड ऑफ F3। ओके, इजी हो गया ये तो। तीन फोर्सेस हैं, इन तीन फोर्सेस का हमें मोमेंट दिया है पहले से। ओके, इन तीन फोर्सेस का हमें मोमेंट दिया है, मोमेंट अबाउट ए दिया है। तो मोमेंट अबाउट ए निकाल लेते हैं। मोमेंट अबाउट ए हम निकाल लेते हैं। व्हाट इज मोमेंट अबाउट ए? F1 के दो कंपोनेंट आएंगे, एक कॉस आएगा, एक साइन आएगा। तो अगर आपको ड्राइंग चाहिए तो मैं पहले ड्राइंग बना देता हूं टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन। ये आपका मेंबर बना दिया मैंने। इस पे इधर एक फोर्स है और इधर भी है और इधर भी है। ओके, फोर्सेस दिखा देते हैं। एक फोर्स ऐसा लग रहा है यहाँ पे, एक फोर्स ऐसा लग रहा है यहाँ पे, और एक फोर्स ऐसा लग रहा है। ओके, इसका स्लोप दिया है 4/3 दिया है। ओके, 4/3 दिया है, तो एंगल निकाल लो। एंगल बताओ, tan इनवर्स ऑफ 4/3। ओके, tan इनवर्स ऑफ 4/3 53, ये आएगा आपका 53.13। कैसे निकाला मैंने? tan इनवर्स ऑफ 4/3 इक्वल टू 53.13। ओके, नेक्स्ट ऊपर 60 का, ये F3 है, ये F2 का। और यहाँ पे ये F1 है, ये 30 है, ये 30 है और ये 60 है। तो इनको रिजॉल्व कर देता हूँ, सभी को रिजॉल्व कर दूंगा। इसका एक कंपोनेंट आएगा यहाँ पे, इसका एक कंपोनेंट आएगा यहाँ पे। ये हो जाएगा F1 cos 30, ये हो जाएगा F1 sin 30, जो एंगल बनाता हूँ cos। इसका हो जाएगा यहाँ पे ये F2 cos 60, और ये हो जाएगा यहाँ पे F2 sin 60। यहाँ पे इसका हो जाएगा F3 cos 53.13, ये हो जाएगा F3 sin 53.13। ओके, ये कर लिया मैंने, यहाँ पे रिजॉल्व कर लिया। अब इनका काम हो गया, तो अभी खाली इक्वेशन लिखना है। ये देखो, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए, क्लॉकवाइज पॉजिटिव लूंगा मैं, ठीक है। ये पॉइंट ए है, पहले का आ जाएगा F1 cos 60 cos 30, F1 cos 30, और डिस्टेंस है उसका 2 मीटर। दूसरे का हो जाएगा F2 sin 60, और उसका डिस्टेंस है 5 मीटर। ओके, इन दोनों का मोमेंट नहीं आया क्योंकि वो लाइन से पास हो जा रहे हैं। इसका मोमेंट क्या हो जाएगा? इसका एंटी क्लॉकवाइज आएगा, तो हो जाएगा माइनस F3 cos 53 cos 53.13, और उसकी दूरी आ जाएगी 4, एंड ये लास्ट वाले का आ जाएगा अगेन क्लॉकवाइज प्लस F3 sin 53.13, दूरी आ जाएगी 5, और ये सब कुछ इक्वल टू है 4800। दैट्स इट। इक्वेशन समझना है?
मोमेंट को कैसे लिया मैंने, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर, क्लॉकवाइज घूम रहा है, फिर ये फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्लॉकवाइज घूम रहा है, ओके, क्लॉकवाइज घूम रहा है। इसका क्या किया, इसका ऐसे ऐसे लिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से अलाइन करके देखो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इससे माइनस लिया, और ये भी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये भी क्लॉकवाइज घूम रहा है। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। अब मेरे पास में वैल्यूज हैं ऑलरेडी, क्योंकि F1 का उन्होंने दिया है, इट इज इक्वल टू 300, और F2 का दिया है 400, ओके। अल्फा एक्स मेथड लगा फिर से, कैल्सी में फिर से अल्फा एक्स मेथड, क्या लिखेंगे, 300 कॉस 30 इंटू 2 प्लस 400 साइन 60 इंटू 5 माइनस अल्फा एक्स कॉस 53.13 प्लस अल्फा एक्स साइन 53.13, कितना है, -4800, F3 की वैल्यू डायरेक्ट आती है बाय सॉल्विंग इन कैल्सी। मेरा आया है 12741.8, कुछ तो गलत लग रहा है, ओके। -4 कवरेज बराबर लिखा है, तो डिस्टेंस मल्टीप्लाई करना रहेगा मेरा इंटू 5, ओके। एक गलती की थी मैंने, इंटू 4, शिफ्ट कैलकुलेट 0 इक्वल टू, चेक करो आप, वन 1592, चेक कर लेना, क्रॉस चेक करो, मैच हो रहा है आंसर, ओके। डाउट हुआ तो क्या करने का, इसको उठा के इसमें पुट कर लेने का और देख लेना मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ओके। अगर इससे इक्वेट हो गया मतलब वी आर करेक्ट। क्रॉस चेक करने के लिए मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ चीज़, ओके। एक्स की जगह पे 1592.7, करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा इफ रिजल्टेंट ऑफ दिस इज पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन, ओके। पैरेलल बोला है, ओके, ध्यान देना। क्वेश्चन भी लाइक फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा इफ रिजल्टेंट ऑफ थ्री फोर्सेस इज पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन, मतलब रिजल्टेंट एक्स एक्सिस के अलोंग है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है, उसके अलोंग है। ऐसे क्वेश्चन में वजन नहीं दिया है, सिंस वजन इज नॉट गिवन, दिया क्या, वजन दिया ही नहीं है, तो बल्ले बल्ले 20 को इग्नोर करो, 20 को इग्नोर करो, इसको देखना ही नहीं, ठीक है, क्योंकि वजन नहीं दिया है, वो टेढ़ा कंपोनेंट हो जाता। मैं इसको क्या करूंगा, मैं इस क्वेश्चन को अपने हिसाब से सॉल्व करने के लिए इसको रीड्रॉ कर दूंगा, ओके। आई शो यू व्हाट, मैं क्या करूंगा, मैं इस डब्बे को बनाऊंगा ऐसे वापस, इसका फोर्सेस देखो यहाँ पे, इसका एक फोर्स जा रहा है इधर 300, इसका एक फोर्स जा रहा है इधर 400, इसका एक फोर्स आ रहा है इधर 600, बस यही करना था आपको, ठीक है। इजी क्वेश्चन है बहुत, तो मैं इसको थोड़ा सा नीट बनाता हूं, ये आ गया आपको डब्बा,
ये रहा, खत्म। तो अभी क्या बोला क्वेश्चन ने? क्वेश्चन ने बोला कि ये 600 है, ये 300 है और ये 400 है, करेक्ट। तो खाली फोर्सेस को अगर ड्रॉ करना है आपको, ओके, तो लेट मी जस्ट टेक दिस, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। एक्सिस बना लेते हैं, ये आ गया वाई एक्सिस, ये आ गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। यहाँ पे ये 400 न्यूटन, यहाँ पे ये 300 न्यूटन, यहाँ पे ये 600 न्यूटन। ये बना रहा है एंगल अल्फा और ये बना रहा है एंगल अल्फा, ओके। आपका जो रिजल्टेंट है वो पैरेलल है इस एक्सिस के अलोंग। इसका मतलब क्या है? समेशन एफ ऑफ एक्स विल बी आर एंड समेशन एफ ऑफ वाई विल बी 0, ओके। पैरेलल का मतलब हो गया समेशन एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू आर एंड समेशन एफ ऑफ वाई विल बी इक्वल टू 0। एक अगर एक्सिस के अलोंग रिजल्टेंट है तो दूसरा 0 हो जाता है। तो भी समेशन एफ ऑफ एक्स, समेशन एफ ऑफ वाई लिख देता हूं। समेशन एफ ऑफ एक्स क्या आएगा? ये आएगा 300, इसका कॉस कंपोनेंट आएगा, प्लस 400 कॉस अल्फा, और इसका साइन कंपोनेंट आएगा माइनस 600 साइन अल्फा, एंड दैट विल बी इक्वल टू आर। मैं भी निकाल नहीं सकता क्योंकि अल्फा भी अननोन है। समेशन एफ ऑफ वाई विल बी, इसका एक साइन कंपोनेंट वर्टिकल आएगा और इसका एक कॉस कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल आएगा, सॉरी वर्टिकल आएगा। ये हो जाएगा 400 साइन अल्फा अपवर्ड, और ये डाउनवर्ड की तरफ माइनस 600 साइन नहीं आएगा, कॉस आएगा ना, माइनस 600 कॉस, क्योंकि एंगल नहीं बना रहा है, एंगल बना रहा है वो वर्टिकल कंपोनेंट। तो आ जाएगा कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और इसको सॉल्व कर लो, अल्फा आ जाएगा, क्या आएगा? 400 साइन अल्फा एक्स माइनस 600 कॉस अल्फा एक्स, शिफ्ट कैलकुलेट 0 इक्वल टू। तो देखो अल्फा एक्स मेथड कितना इंपॉर्टेंट आपको समझा रहेगा। अल्फा डायरेक्ट आ गया, अल्फा की वैल्यू आती है 56.3 डिग्री, ओके। वंस यू गेट दिस, उठा के चिपका दो, आर आ जाएगा। तो जाएगा 300 प्लस 400 कॉस 56.3 माइनस 600 साइन 56.3, एंड आंसर इज 22। आंसर इज 22, are you sure? Okay, looks like it, correct है। तो आंसर इज 22.7, 22.76 न्यूटन, एंड दैट्स द आंसर। इजी। इसका कंपोनेंट आएगा ना माय डियर, 600 का एक कंपोनेंट यहाँ पे आएगा, 600 का एक कंपोनेंट यहाँ पे आएगा, ये हो जाएगा 600 कॉस अल्फा और ये हो जाएगा 600 साइन अल्फा, समझा? हाँ ठीक है, क्वेश्चन वाज इजी। एक लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कपल, गिव इट्स 3 कैरेक्टरिस्टिक्स विद स्केच। देखो सिंपल है, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, फिर खत्म हो जाएगा। कपल का मतलब क्या होता है? कपल का मतलब क्या होता है तुम्हें पता है? ओके, एंड okay, two forces of equal magnitude and opposite direction separated by distance L, okay, two forces, यहाँ से बोलना चाहिए, two equal and opposite forces separated by distance L form a couple। two equal and opposite, two equal and opposite forces separated, okay, separated by distance L form a couple, form a couple।
कपल बनाते हैं। कपल बेसिकली मोमेंट लगाते हैं वो। ये देखो, ये ऐसा गोल घुमाने की कोशिश करेगा, ये इसको गोल घुमाने की कोशिश करेगा। सो मोमेंट ड्यू टू कपल, और सिंपली अ कपल, कपल को भी मोमेंट बोलते हैं, मोमेंट को भी कपल बोलते हैं। m इज इक्वल टू l इंटू p। डिस्टेंस जो भी उसका डिस्टेंस है दोनों का, उसको एक मैग्नेट से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज द कपल। सेकेंडली, दिस मोमेंट कैन बी शोन, ओके, दिस मोमेंट कैन बी शोन एनीवेयर, दिस मोमेंट oblique couple can be shown anywhere on plane, that is, it is independent of its position, it is independent of its position, that is, it is independent of its position। उसको कहीं पर भी लगा सकते हो आप, उसको आप कहीं पर भी लगा सकते हो, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ओके, मोमेंट को आप कहीं पर, कपल को आप कहीं पर भी लगा सकते हो। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स में एक तो मोमेंट की वैल्यू निकाल सकते हो आप, एक तो उसको आप इंडिपेंडेंट, उसको आप बोल सकते हो कि कहीं पर भी लगा सकते हो आप, एक पॉइंट हो गया। और क्या पॉइंट चिपका सकते हैं यहाँ पे, 3 अगर पॉइंट फेंकना है तो। वैसे तो मैंने पॉइंट वाइज लिखा, आपका टीचर से 3 पॉइंट लेके मार्क दे देगा, बट डायग्राम बना दिया, डेफिनेशन लिख दिया, ये पॉइंट सबसे क्रुशियल। ओके, ये पॉइंट सबसे क्रुशियल है इसमें। और कपल के बारे में क्या बोल सकते हैं, कपल कपल कपल, आई थिंक 3 कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या ही आएगा, यही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको कहीं पर भी दिखा सकते हैं। मैं जस्ट एक ना सर्च मार लेता हूँ, फिर छोड़ देता हूँ कि कपल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, ताकि आज क्या डिस्कस भी हो जाए, खत्म भी हो जाए। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बड़े ही फालतू क्वेश्चन तो पूछते नहीं कभी मैकेनिक्स से पहले, लेकिन ये जब से पैटर्न 19 आया था ना, तब ऐसे कचरा क्वेश्चन पूछने शुरू हो गए। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कपल इन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ओके, क्या मिले मुझे, ओके, इक्वल मैग्नीट्यूड होने चाहिए, ओके, दैट इज 1। अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए, दैट इज 2, स्टूपिड। ओके, ऑब्वियसली दे शुड नॉट बी नॉन, मतलब ऑब्वियसली वो क्या बोल सकते हैं, नॉन कोइंसिडेंट हो चाहिए। अरे यार, इक्वल एंड अपोजिट सेपरेटेड बाय डिस्टेंस बोल रहे हैं ना, उनका रिजल्टेंट 0 होना चाहिए। बुलशिट है, कुछ भी नहीं है। ओके, एक अच्छे पॉइंट मिल गए मुझे, वो आप लिख सकते हो, बाकी सब तो एकदम फालतू पॉइंट है जो लिखे हैं, वो इसी को वो लोग पॉइंट बोल रहे हैं। कपल कैन बी बैलेंस्ड बाय अ कपल ओनली। ओके, एक पॉइंट खाली लिख देना, ए कपल कैन बी बैलेंस्ड बाय another couple in opposite direction, balanced by another couple in opposite direction। okay, I think this is it, इतना काफी। चलो, एक पेपर हो गया अपना, 2019 का पूरा पेपर करा दिया मैंने, मैं इसका रिकॉर्डिंग दे दूंगा आपको, कोई डाउट है तो पूछो। I think you can go and attend your next lecture. With this we are done for the day।